यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस का यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 रहेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 2026 में, उसके लिए। ठीक है, तो देखो टेस्ट 7 तक मैं आपको यहाँ से करा चुका था। टेस्ट जो 7 था उसका पार्ट 1 मैंने आपको कराया था, उसका पार्ट 2 भी पेंडिंग है, पार्ट 2 में आपको कराना है, वो पार्ट 2 मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8वां, इसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद फिर टेस्ट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके सब स्टार्ट हो जाएगा। और जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट मैं भी 2 दिन पहले वो करा चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। और दृष्टि का जो टेस्ट होता है क्लास टेस्ट, वो भी मैं आपको करने वाला हूँ, 1 नंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ कल से वो भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो जो 8वां टेस्ट है इसका पारिस्थितिक और पर्यावरण, जो हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, उस पर पूरा दे रखा है पेपर ये। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट मतलब इसमें क्या क्या जो हमारा पूरा पेपर इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी है जीव विज्ञान की, है ना, बायोलॉजी जो होती है। और यहाँ पर इसके पर्यावरण के घटक हैं, कहाँ कहाँ पे यहाँ पर संरक्षण प्रयास दे रखे हैं, तो यहाँ सब इसमें इतनी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ये सब देख सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। इन्हीं सब चीज़ को लेकर क्वेश्चन बनाए गए पूरे मिला के 100 क्वेश्चन को। और साथ ही करंट अफेयर्स यहाँ पर इसका मई 2025 जो लेटेस्ट करंट अफेयर वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है 2 आसन और भिन्न पादप समुदाय के बीच की सीमा पर स्थित विविध जो प्राकृतिक वनस्पति वाला संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन होता क्या है, पहले आपको इकोटोन पढ़ना पड़ेगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो बताते हैं इकोटोन को। देखो, इकोटोन संक्रमिका या 2 जैविक जो समुदाय होता है उसके पारिस्थितिक तंत्र के बीच की स्थिति एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में 2 आसन जो समुदाय होते हैं उसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में प्रायः संक्रमण की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित विशिष्ट जो प्रजातियां वो भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, ठीक है, और मैंग्रोव स्थल समुद्र के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, 2 पारिस्थितिक समुदाय अतिव्यापीकरण के कारण बने जो संक्रमिका है इसको यहाँ पर इकोटोन कहते हैं, और उसको उच्च जैविक विविधता के लिए यहाँ पर जानी जाती है। इस परिघटना को जो कोर प्रभाव है वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं, तो यहाँ से डी का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोर प्रभाव अगर बोलता है तो भी आप बताओगे क्या, और जी को तुम पूछता है तो यहाँ पर क्या होगा वो भी आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, निकेत क्या होता है यहाँ पर नीचे, या निकेत क्या होता है? देखो, निकेत होता है किसी प्रजाति द्वारा अपने पारिस्थितिक तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका जो होती है, जैसे कि वो काम करती है, क्या खाती है ना, कहाँ निवास करती है, कैसे प्रजनन करती है, तो इसको दर्शाती है निकेत। ये भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि यहाँ पर एक प्रजाति का कार्यात्मक विवरण है। आपसे बोलेगा निकेत के बारे में निम्नलिखित पर विचार करो। निकेत बोलेगा कि भौगोलिक सीमा है, तो क्या गलत है, निकेत एक भौगोलिक सीमा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हमारा? यहाँ पे आंसर जो होगा इसका वो इकोटोन इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोटोन को आपको टॉपिक जाके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होंगे तो इंपॉर्टेंट आपको अपने नोट्स में लिखना है वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक के संबंध में विचार करना है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नाविक इस बार, देखते हैं इसको। पहला, एक तरह से करंट का ही क्वेश्चन मान सकते हो इसको। ये क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसमें 7 उपग्रहों का एक समूह शामिल होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्योंकि नाविक जो हमारे भारत स्वदेशी वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली की पहली, जिसमें कुल 7 यहाँ पर उपग्रह होते हैं, जिसमें 3 भूस्थैतिक और 4 भूतुलकालिक शामिल होते हैं। ये भारत और इसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र को सटीक वास्तविक समय की स्थिति को आधारित सेवाएं प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात, ये नागरिक को सैन्य दोनों के लिए यहाँ पर उद्देश्य से सेवाएं प्रदान करेगा। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से दूसरे का सभी 3 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। पहला बोला है यहाँ से, कार्बन भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। पहली बात गलत है, क्योंकि देखो प्रकृति में कार्बन व्यापक रूप से वितरित है, फिर भी वह बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये भूपर्वटी के केवल 0.025 इतना यहाँ पर बनाता है, और फिर भी यह अन्य जो तत्व उसकी तुलना में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। और पृथ्वी में सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन 46.1 मान सकते हो। इसके बाद सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 5%। ठीक है, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 4% और सोडियम 3%, पोटेशियम 3%। इसी टाइप का यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे बॉडी में कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये दोनों को क्वेश्चन को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड बात, पृथ्वी पर अधिकांश कार्बन सेलों का औषधों की बजाय महासागर और जो वायुमंडल उसमें संचित होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी का उसका वायुमंडल मिलकर एक वंश तंत्र बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो, इस तंत्र में कार्बन की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे कार्बन वायुमंडल हो या पृथ्वी निरंतर जो गतिमान रहता हो, है ना। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरी बात है,
जीवाश्म ईंधन प्रत्येक उपयोग के कारण पृथ्वी कार्बन चक्र की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरी बात भी यहाँ से इसकी गलत होगी। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो कोई सही नहीं, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से अधिनियम जो है उसके तहत ई अपशिष्ट प्रबंधन 2016 को अधिसूचित किया गया था किसके तहत? ये अधिसूचित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो पर्यावरण जो अधिनियम 1986 है उसके अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर सूचित किया गया? पहली बात तो यहाँ से देख सकते हैं, ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016, ठीक है, परिसंकट और यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016, ई अपशिष्ट प्रबंधन 2016 और जैव चिकित्सा प्रबंधन 2018। ठीक है, तो सब याद रखना है आपको कौन कौन इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5वां, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संबंध में विचार करना है। इसमें अधिदेश दिया गया कि यहाँ पर कुल देश के कुल यहाँ पर जो भूमि क्षेत्र है उसके आधे से अधिक भाग वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, उसके अंतर्गत आना चाहिए। पहली बात क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर वन नीति 1988 के अनुसार यहाँ पर परिकल्पना की गई थी कि देश से कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33%, आधे से अधिक नहीं, आधा भी नहीं और आधे से अधिक भी नहीं, आधे से कम। ठीक है, ये वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि उपयोग को प्रोत्साहन देगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जीव जो तापमान की एक विस्तृत सीमा के प्रति सहिष्णु हो सकते हैं और उनमें वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। पहला क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो जीव जो तापमान की एक विस्तृत सीमा के सहिष्णु हो सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर यूरिथर्मल कहा जाता है। पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात, जीव जो स्वयं तापमान को एक संकीर्ण जो सीमा है उस तक सीमित रखते हैं उसे यूरोथर्मल कहा जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वे जीव जो स्वयं तापमान की एक संकीर्ण सीमा तक सीमित रखते हैं उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। ठीक है, यूरोथर्मल नहीं। दोनों बातें गलत, आंसर कोई सही नहीं है। देखो जो नई बातें जो आ रही है उनको आपको पॉइंट करके लिखते रहना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। 7वां, पेयजल में निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसका अत्यधिक उपयोग बेबी ब्लू सिंड्रोम के कारण बन सकता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा बेबी ब्लू जो सिंड्रोम इसका कारण बन सकता है, तो आंसर हो जाएगा 7वें का ये नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला। क्योंकि नाइट्रेट पेयजल में जो अधिकतम सीमा 50 ppm पार्ट्स पर जो मिलियन होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है, होनी चाहिए। ये पेयजल की नाइट्रेट जो होती है उसकी मात्रा को अधिक हो जाने पर ये मेथेमोग्लोबिया जो होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिससे रोगों का कारण बन सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति है जो शिशु की त्वचा नीली और बैंगनी हो जाती है, जिससे क्योंकि उसके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8वां, है रेडियोधर्मी प्रदूषण के संबंध में विचार करना है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट अल्पकालिक प्रदूषक है जो कुछ घंटों तक रेडियोधर्मी रह सकते हैं। पहला से क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत होगी स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों के लिए रेडियोधर्मी बना रह सकता है और विकिरण की मात्रा एक प्रकृति के अनुसार इन अपशिष्टों में जो श्रेणियाँ होती है उसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली बात गलत होगा। ठीक है, ये बोला कुछ घंटों तक नहीं रह सकते हैं, तो गलत है, यहाँ पर वर्षों तक रख सकते हो। रेडियोधर्मी धूल 3000 मीटर की ऊंचाई तक बनी रह सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, विमान पत्तन में उपयोग की जाने वाली एक्सरे मशीन रेडियोधर्मी प्रदूषण का एक स्रोत होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। लेकिन पूछे गलत कौन सा है, यहाँ पर ध्यान देना, गलत पूछा है। ठीक है, तो गलत पूछा है तो आंसर हमारा सिर्फ पहला वाला गलत था, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिक जैव विविधता के संबंध में विचार करना है। ये प्रजातियों के भीतर जीन की विभिन्नता को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्ति व्यष्टि समष्टि के बीच अंतर शामिल होता है। पहली बात क्या होगी? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उच्च आनुवंशिक जैव विविधता पारंपरिक परिवर्तन अनुकूल होने की प्रजातियों की क्षमता को बढ़ाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी अधिक यहाँ पर आनुवंशिकता विविधता होगी और प्रजाति के पारंपरिक जो परिवर्तन होते हैं अनुकूल की संभावना उतनी अधिक होती है और उसके जीवन में रहने की संभावना भी जो सुदृढ़ हो जाती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 9 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले सजीवों के समाधान, सजीवों की जो समावस्था उसमें होम्योस्टेसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? होम्योस्टेटिस किससे संबंधित है? देखो, समावस्था जो होता है हमारा होम्योस्टेटिस को ही बोलते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि शरीर के जो अंग होते हैं उसमें क्रियाशीलता के माध्यम से एक स्थिर संतुलन बनाए रखना। उदाहरण के लिए जैसे श्वेत के माध्यम से शरीर को ठंडा बनाए रखना और बाह्य पारमाणिक दशाओं को विभिन्न बावजूद यहाँ पर शरीर के जो आंतरिक वातावरण उसकी स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करना। ठीक है, जिससे क्या होता है, समय अवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो। इसलिए ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जलीय जीव होते हैं अपने जो शरीर के जो तरल पदार्थ है उसकी परासरण क्षमता को प्रवेशी जल की जो परासरण क्षमता उसके अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है 2016 नियम को लेकर के विचार करना है। ये केवल शल्य चिकित्सा जो सुविधा होती है उसमें प्रदान करने वाले चिकित्सालय पर ही लागू होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इन नियम के दायरे में विस्तारित करके यहाँ पर टीकाकरण जो शिविर होते हैं उनको, रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा, ठीक है, और यहाँ पर जो शिविर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल उसके लिए इसको शामिल किया गया था, तो इसको दायरा बढ़ाया गया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, जैव चिकित्सा अपशिष्ट दो श्रेणियों में अर्थात खतरनाक और गैर खतरनाक अपशिष्ट में विभाजित करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है जो विभिन्न रंग और कोड के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, क्या होगा? सेकंड बात भी गलत होगा। आंसर क्या होगा? आंसर दोनों बातें गलत है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में भविष्य औद्योगिक रुझानों के संबंध में डार्क फैक्ट्रीज का पर क्या तात्पर्य है? ठीक है, जो डार्क फैक्ट्रीज है उस पद का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका तात्पर्य होता है कि यहाँ पर देखो जो डार्क फैक्ट्रियाँ होती हैं इन्हें लाइट्स आउट फैक्ट्रियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णतः स्वचालित सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे यहाँ पर रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालन तंत्र, ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उपकरण के माध्यम से इनको उत्पादित जो प्रक्रिया उसको परिचालन यहाँ पर किया जाता है। इन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना 24/7 यहाँ पर जैसे 24 घंटे 7 दिन परिचालन करने के लिए परिकल्पित किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान सकते हो जैसे फैनुन जापान है ना, उसमें आप सीमेंस मान सकते हो जर्मनी में, तो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। एक तो जलवाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। सी नहीं, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चारों से मतलब तीनों से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है 14 नंबर, प्राय चर्चा में रहने वाला ट्विस्टर पद संदर्भित करता है किसको? ये पद जो है संदर्भित करता है तड़ित मेघ से भूमि तक जो विस्तारित वायु है उसके तीव्र कीप आकार के स्तंभ को यहाँ पर क्या है विस्तारित करता है, संदर्भित करता है, बताता है उसको। ठीक है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर ट्विस्टर क्या होता है ना, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है हाल ही में सुर्खियों में रहा जंगेजुर गलियारा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से? क्योंकि यहाँ पर ये जो देखो इसमें पहला तो हाल ही में पर जंगेजुर जो गलियारा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर इसमें पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक जो हिस्से हैं उसको चुनौती देने की क्षमता बताई गई थी। ठीक है, और जंगेजुर यहाँ पर गलियारा एक नियोजित परिवहन मार्ग है जो अजरबैजान और उनके जो नक्शिवन क्षेत्र उससे जोड़ता है और आर्मेनिया के दक्षिणी भाग से होकर गुजरता है। ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में तुर्की का जो कार से उससे जोड़ेगा और ईरान की सीमा के पास आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ये गलियारे में रेलवे और राजमार्ग दोनों शामिल होंगे। आपसे बोलेगा कि जो गलियारा है जंगेजुर इसमें यहाँ पर सिर्फ रेलवे लाइन शामिल होगी, लेकिन यहाँ पर जो गलियारे मार्ग इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, ये राजमार्ग नहीं शामिल होंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और ये जो गलियारा अजरबैजान को ईरान या आर्मेनिया के नियंत्रित चौकी है उससे गुजारेगा। ठीक है, तो आंसर 15 का क्या होगा? 15 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये सब बातें इसके बारे में नोट कर लेना आपको, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात दी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 नंबर, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो जिसको बोलते हैं उसके संबंध में संसदीय सभा जो हाल है उसमें यहाँ पर डेटन ओहियो अमेरिका में पहुंची थी, जहाँ डेटन शांति समझौता हुआ था। इस संदर्भ में डेटन शांति समझौता क्या है, कि किससे क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, नाटो के बारे में भी आपको पढ़ना है यहाँ से, और यहाँ पर जो डेटन शांति समझौता इसके बारे में भी आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, आंसर क्या होगा देखते हैं। देखो पहले नाटो देखते हैं। नाटो हमारा संसदीय सभा डेटन जो है ये ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंची, जहां डेटन शांति समझौते पर सहमति बनी थी। डेटन जो शांति समझौता DPA ये क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक संगठन है, जो उसको उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। ये 32 सदस्यों का एक समूह होता है, 30 यूरोपियन और यहाँ से 2 उत्तरी अमेरिकी देश। ठीक है, एक अंतर सरकारी जो
जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्याय गठबंधन माना जाता है। ठीक है। डेटन शांति समझौता, जिसे डेटन अकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये नवंबर 1995 में अमेरिका के ओहियो जो डेटन निकट यहाँ पर पेटरसन एयरफोर्स था वहाँ पर पहुंचा था, शांति समझौता था। और 14 दिसंबर 1995 को पेरिस औपचारिक रूप से इसे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है आंसर 16 का सी करेक्ट है, ये उत्तरी आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन स्पीसीज आधार प्रजाति का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए, बांध बनाकर तालाब निर्माण करने वाला एक ऊदबिलाऊ गीदड़। ये क्या होगा? ये यहाँ से फाउंडेशन स्पीसीज जो आधार का एक प्रजाति का उदाहरण होगा, तो यहाँ से क्या होगा? 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव विविधता विरासत स्थल के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? इन स्थलों को राज्य सरकार द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात कि वो गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता जो अधिनियम है 2002 के तहत यहाँ पर इसके स्थानीय जो राज्य परामर्श है उसको लिए किया गया था, ना कि 1972 को। किसी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल विशेष घोषित करने का एकमात्र मानदंड पालतू जो बना ली गई प्रजातियाँ उसकी प्रचुरता होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक और जो सौंदर्यात्मक मूल्य होने वाले यहाँ पर स्थल होते हैं उसको सांस्कृतिक विविधता के लिए यहाँ पर जानते हैं, ना कि यहाँ पर जो पालतू पशु ये सबको लेकर के। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। वे क्षेत्र यहाँ संधारणी विकास या संधारणी कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, उन्हें बीएचएस घोषित किया सकता है। ये बात यहाँ से सही होगा, तीसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये सी नंबर। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, और जैसे कि पवित्र या उपवन क्षेत्र या वृक्ष या सामुदायिक जो संरक्षण है वो यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक संगठन के संबंध में विचार करना है। समष्टि एक ही प्रजाति की व्यष्टियाँ शामिल होती हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं। पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। समुदाय से तात्पर्य विभिन्न प्रजातियों की जो समष्टि है उससे होता है, जो एक विशेष क्षेत्र जो के साथ यहाँ पर रहती हैं और परस्पर क्रिया करती रहती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा, क्योंकि समुदाय जो होता है इसमें किसी निश्चित क्षेत्र या रहने वाली जो समस्त प्रजातियाँ समष्टियाँ वो शामिल होती है, जिसे किसी समुदाय के साथ आकार और उसके संदर्भ में पैमाने पर जो निर्जीव पर्यावरण और यहाँ पर साथ पारिस्थितिक पर्यावरण उसको भी यहाँ पर दर्शाती है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा है, बायोम एक विशाल क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी वनस्पति और जलवायु समानता होती है इसमें। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर, भारत में गीग श्रमिक के संबंध में विचार करना है। गीग श्रमिक में वे लोग शामिल होते हैं जो अस्थायी लचीले कार्यों में संलग्न होते हैं और जिन्हें अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात, उन्हें मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और यहाँ पर गैर जो प्लेटफॉर्म है उसमें आधारित जो श्रमिक होते हैं उसकी वर्गीकरण यहाँ पर किया जा सकता है इसमें। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, भारत के किसी भी अधिनियम में गीग श्रमिकों को कभी भी परिभाषित नहीं किया गया। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर कर्नाटक जो था उसने जो प्लेटफॉर्म आधारित यहाँ पर एक गीग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कल्याण अध्यादेश 2025 पारित किया था। इसमें यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा जो संहिता 2020 है उसमें गीग श्रमिकों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो पारंपरिक नियुक्त कर्मचारी के संबंध में बाहर किसी व्यवस्था में कार्य करते थे, और गीग वर्कर वे व्यक्ति होते हैं जो अस्थायी लचीले और अल्पकालिक कार्य में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आंसर 1 2 करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, ये बोला किसी भी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया, ऐसा गलत है, क्योंकि 2025 में यहाँ पर यह अध्यादेश जारी किया गया था। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा 2020 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। 1 2 करेक्ट है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, जैव विविधता विरासत जो स्थल है बीएचएस उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पालतू प्रजाति की प्रचुरता जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के मानदंड में से एक मान्यता है। पहली बात होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक पालतू जैव विविधता घटक मौजूद हो वहाँ बीएचएस स्थल घोषित कर सकते हैं इसको। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जिनमें अत्यधिक पालतू पशु जैव विविधता जो घटक होते हैं यह प्रतिनिधित्व करते हैं कृषि जो पारिस्थितिक तंत्र है उससे मौजूद हो, ये किसी ऐसी कृषि पद्धति हो जो उसमें इसकी विविधता बनाए रखती हो, तो उसमें यहाँ पर इसे घोषित कर सकते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट है। 21 का आंसर क्या होगा? सही पूछा तो सी। 22,
अमेरिकी राष्ट्रपति ने फारस की खाड़ी के नाम बदलकर अरब की खाड़ी या अरेबी की खाड़ी करने का प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इस संदर्भ में विचार करना ये कितने सीमा की मतलब जो ये कितने की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो फारस की खाड़ी है ये आपके लगेगी ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और इराक से लगती है। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर लो कौन कौन से हैं। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ईरान, ओमान, ओमान तो मिल गया, ईरान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और कतर है, कतर भी नहीं है इसमें, और इराक भी इसमें नहीं है, कुवैत है। ठीक है, और क्या मिल रहा है इससे, सीरिया तो उसमें था नहीं, यमन, यूएई, हाँ यूएई इसमें है, संयुक्त अरब अमीरात है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 इसका करेक्ट है, मतलब 3 बातें यहाँ से इसकी सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संबंध में जैव विविधता के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात देखते हैं इसमें, पहला यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अतीत में बांग बार हिमनद ग्लेशियर से घटित होने से होता है, और जबकि समशीतोष्ण में क्षेत्र में अपेक्षाकृत आबादित रहता है। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से गलत है इसकी। ठीक है, दूसरी बात, शीतोष्ण पर्यावरण कम मौसमी परिवर्तन के दर्शाते हैं जबकि स्थिर रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इसमें निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। निकेत मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, सेकेंड बात भी इसकी गलत हो जाएगी। तीसरी बात है शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है जो उत्पादकता में योगदान करती है, ये भी बात गलत है। तीनों बातें यहाँ से गलत है। पूछे कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट इसका 23 में सही होगा, तो कोई सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैव क्षेत्र जो हमारी ये जो शीतोष्ण जलवायु है क्षेत्र, उसमें उस कटिबंधीय क्षेत्र में कम और मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं और अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। ठीक है, और पूर्वानुमान योग्य होते हैं। ऐसे स्थिर पर्यावरण को निकेत या विशिष्टीकरण का प्रोत्साहन मिलता है, जैसे यहाँ पर जाति विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये बात गलत हो गई, तीसरी भी गलत है, पहली भी गलत, तीनों बातें गलत है। तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। एक बार टॉपिक आप पढ़ोगे शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जो जैव विविधता उसको लेकर के टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ से और ये चीज़ें की क्लियर हो जाएंगे। या तो यहाँ से स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर शीतोष्ण पर्यावरण जो मौसम है वो कैसे होते हैं, और शीतोष्ण क्षेत्र की जो यहाँ पर उपलब्धता है वो कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ से देखते हैं। इसमें 24 है परभक्षण जो होता है उसमें परजीविता। 24 यहाँ से परभक्षण और परजीविता के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला, एक परभक्षी अपने शिकार को मार देता है, जबकि यहाँ पर एक परजीवी जो होता है आमतौर पर परपोषी नहीं मरता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। परभक्षण में शक्तिशाली जीव कमजोर जीव को खाते हैं, जबकि यहाँ पर परजीविता में कमजोर जीव शक्तिशाली जीव पर निर्भर होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 25 है, निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा पर गामा विविधता का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। ये क्या किसी संपूर्ण क्षेत्र में कुल जैव विविधता को लेकर बताता है, गामा विविधता की जो विशेषता होती है। ठीक है, देखो किसी जो प्रजाति में विविधता को मापने की समानता जो वृद्धि का आकलन करना है, इसमें अल्फा विविधता के रूप में भी किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो प्रजातियाँ उसकी समृद्धि जैव विविधता को मापने के लिए एक समान तरीका होता है, जिसमें किसी भी दिए गए जो क्षेत्र होते हैं उसमें विशिष्ट को यहाँ पर जहाँ तक कि परिवार उसकी संख्या में गणना शामिल की जाती है। ठीक है, तो गामा की जो विविधता होता है किसी संपूर्ण क्षेत्र में कुल जैव विविधता को आकलन करती है। अब मैंने अल्फा बताया और यहाँ पर गामा ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जो बीटा होता है वो दो अलग अलग यहाँ पर जो पर्यावरण होता है उसके बीच जो समुदाय होता है उसको प्रजातियों की समृद्ध स्थिति को इंगित करते हैं। ठीक है, तो तीनों बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से ये भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में अवस्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सघन साल वन है, जिसके कारण इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में चयनित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जंतु और बाघ, हाथी, हिरण, मोर, बातूनी, मैना और चीतल, सांभर सब होता है। ये किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है परिच्छेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, ये बात कर रहा है सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा यह स्पष्ट करता है कि दो प्रजातियों के निकेत लगभग पूर्ण या एक दूसरे के अतिव्यापी होते हैं और ये असहिष्णुता में नहीं रह सकते। कौन होगा, आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी
गॉस की परिकल्पना, ठीक है। गॉस की परिकल्पना या बहिष्करण सिद्धांत क्या था इनका? ये सिद्धांत बताता है कि दो प्रजातियों के निकेत लगभग पूर्णतः एक दूसरे से अतिव्यापी हो जाए तो वे लंबे समय तक एक साथ यहाँ पर ऐसे अस्तित्व में नहीं रह सकते, जिसके लिए यहाँ पर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर प्रतिस्पर्धा परास्त कर देगी और यहाँ पर स्वयं जीवित रहने के लिए जिएगी, है ना। तो यहाँ से आंसर बी करेक्ट होगा। 28 है, हाल ही में एक सीबीआई न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले विधायक को निर्हरित घोषित कर दिया गया था। इस सांसद के विधायक के लिए यहाँ पर संविधान के निम्नलिखित में से कौन से निर्भरताओं का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 28 का। एक तो पहला लाभ का पद धारण करना, एक तीसरा विकृत चित्त का न्यायित्व होना, व्यक्तित्व होना, और यहाँ से एक पांचवा हो जाएगा आपका जो उन्मोचित दिवालिया होना। ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों यहाँ पर इसकी निर्भरताओं के उल्लेखित होंगे। तो 1, 3 और 5 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 का सी का यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये कहाँ बताया गया था? ये बताया गया था कर्नाटक के जो संदर्भ में जो यहाँ पर विधायक था उसके संबंध में ये बताया गया था बात, ठीक है। तो 1, 3, 5 करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ से। 29 है, प्राय सुर्खियों में देखा जाने वाला स्वार्थ चलित कीमत प्रीडेटरी प्रोसेसिंग पद संदर्भित करता है किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ये संदर्भित करता है प्रतिस्पर्धी को समाप्त करने के लिए और बाजार में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने का, ठीक है। सी क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी होती है इससे अल्पावधि में जो सभी कंपनियाँ यहाँ पर जो होती हैं उनको हानि होती है, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बाहर हो जाने पर एकाधिकार वाली कंपनियाँ कीमतें बढ़ा देती हैं और कीमत के कारण पर हुई हानि को क्षतिपूर्ण कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर कोई मान लो प्रतिस्पर्धा है ना, चलो कोई मान लो कोचिंग खोली किसी ने, ठीक है। इसकी कोचिंग 1 लाख रुपये फीस है, इसकी 1,10,000 है, इसकी 90,000 है, ठीक है। मान लो प्रतिस्पर्धा वाली कोचिंग हट गई यहाँ से, जैसे कि मान लो जो 1,10,000 वाली हट गई कोचिंग, 1 लाख वाली हट गई, तो ये अपना रेट बढ़ाना शुरू कर देगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 29 का जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय उच्च देशी मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का मौसम जो पूर्वानुमान मॉडल होगा। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वास्तविक समय में उच्च रेजोल्यूशन पर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली संचालित कर रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 30 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 31, कुंभकोणम वेत्रिलाई पान का पत्ता जिसको बोलते हैं उसके संबंध में विचार करना है। ये कर्नाटक क्षेत्र में उगाई जाने वाला पान के पत्ते की एक विशिष्ट किस्म होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में कुंभकोणम वेत्रिलाई पान के पत्ते की भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक संकेत जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया था, जिसकी क्षेत्रीय विशेषता को यहाँ पर बताता है। ये जो है ये कृषि कर्नाटक में नहीं बल्कि यहाँ पर तमिलनाडु के तंजावुर में यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। गलत हो जाएगा। इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए इसे भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया था। सेकंड बात सही है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण इनमें से हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आक्रामक प्रजाति के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? आक्रामक प्रजातियां जो पादप जंतु और कवक या सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं, जो अन्य प्रजातियों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें आक्रामक प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। आक्रामक प्रजातियां कभी कभी इतनी हानिकारक और नुकसानदायक हो जाती हैं कि वे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए संकट बन जाती हैं, और इस आक्रामक जाति को एक ऐसी प्रजाति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक कृषि पारिस्थितिक तंत्र को गैर स्थानीय या विदेशी, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर? तीनों यहाँ से इसके सही आंसर है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। तो याद रखना आक्रामक प्रजातियां क्या होती हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर है, जैवोपचारण के संबंध में विचार करना है। यह पर्यावरणीय क्षति के सुधार और पुनर्प्राप्ति में सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक घटकों को अनुप्रयोग होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट से उत्पन्न आयनिक तत्वों को जैवोपचारण तकनीकी उपचारित किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी सही है। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुवांशिक जो इंजीनियरिंग है इसका उपयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए वैकल्पिक जो जीव होते हैं उसकी उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि डायनोकोकस और रेडियोड्यूरांस होते हैं, वो नामक जीवाणु जो होते हैं ये इसको यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं, और इसी प्रकार के यहाँ पर अधिक जो रेडियोधर्मी परमाणु हैं ये अपशिष्ट डाइल्यूशन और आयनिक पारे को अवशोषित करके पचाने की क्षमता को बताते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से सी करेक्ट है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कठिन है ये, ठीक है। तो एक बार आप जाके जीवोपचारण का टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और चीज़ समझ आएगी, ठीक है। जो टॉपिक बता रहा हूँ टॉपिक आप लिख लिया करो, उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 34 है,
रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने के आग्रह किया था। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं पहला है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये एजेंसी परमाणु अप्रसार संधि की सदस्य होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर IAEA जो है ये स्वयं परमाणु अप्रसार संधि की सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल संप्रभु राज्य यहाँ पर इसके पक्षकार हो सकते हैं। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होस्ट कर रहा है तो जरूर उसका मेंबर हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लो कोई अभी जैसे कि वाइन शॉप होती है ना, बहुत लोग क्या है वहाँ पे नहीं ड्रिंक करते वो, ठीक है, बेचते लेकिन करते नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ऐसा है तो ये देखिए, मान लो कोई यहाँ से नॉनवेज खा रहे हैं है ना, बेचते हैं लेकिन वो खाते नहीं है, तो इस टाइप का भी यहाँ पे बात बताई जा रही है। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये बताया। राइट, तो आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर सिर्फ ए करेक्ट है। क्वेश्चन 35 है, महादाई नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ये 12मासी नदी नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर महादाई नदी को 12मासी नदी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर प्रवाहित होती है। हालांकि इसका जल स्तर जो होता है मौसम में जो अनुसार परिवर्तित होता रहता है, और ये नदी मानसून की वर्षा से पोषित होती है, लेकिन शुष्क मौसम में पूरी तरह से क्या होती है? सूखती नहीं है। ठीक है, ये सब बात याद रखना है, पॉइंट नोट करना है। ठीक है, इस नदी में 12मासी प्रकृति के जल बंटवारे संबंधी जो विवाद होते हैं उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता है। तो सेकंड गलत है, ओनली वन करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर। देखो जो गलत होता है स्टेटमेंट वो आपको याद रखना क्यों गलत होता है, उस चीज को आपको नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 36 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 36 को। पहला यहाँ से इसमें बोला है, ये वनोपज लगाए जाने वाले शुल्क को विनियमित करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, इसके तहत आरक्षित वन की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, केंद्र सरकार ने किसी भी गांव को आरक्षित वन की किसी भी भूमि में सामुदायिक अधिकार सौंप सकती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम वन वे होते हैं जिसमें राज्य सरकार किसी भी ऐसी भूमि को उस पर आरक्षित कर देता है जिस पर अधिकार किसी ग्राम समुदाय को सौंप सकेगी। कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 36 का सही पूछा तो सी। 37 है, वाणिज्य वनस्पति। ठीक है, इसको लेकर के क्वेश्चन है। वाणिज्य में जो वनस्पति जात और प्राणी जात व्यापार होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको फ्लोरा और फौना को लेकर के। पहला, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नेचर द्वारा पर तत्वाधान में की गई थी। किसकी स्थापना? ट्रैफिक की, है ना, ये इसका फुल फॉर्म लिखा है ऊपर, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ई कॉमर्स। ठीक है, इन कॉमर्स। तो पहली बात क्या होगी 37 की यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN और वर्ल्ड यहाँ पर जो वाइल्ड फंड फॉर नेचर है उसके द्वारा 1976 में वाणिज्य में वनस्पति जात और प्राणी जात व्यापार के लेकर के इसकी स्थापना की गई थी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसका कार्य विश्व भर में वन्यजीव की वैध की तथा यहाँ पर अवैध व्यापार दोनों की निगरानी को देखरेख करना। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 38 है, दिवाला और शोधन क्षमता जो अधिनियम है इसके बारे में विचार करना 2016 के बारे में। ये भारत के सभी संस्थाओं चाहे कारपोरेट हो या व्यक्तिगत उनके दिवाले के समाधान के लिए एक व्यापक कानून बनाएगा। पहली बात करेक्ट है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण जो अधिकरण होते हैं उसकी कंपनियों के जो दिवालियापन होता है उसके सर्वोच्च अपील अधिकरण होगा ये। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर IBC है इसकी धारा 61 के तहत कंपनी को सीमित देता जो अधिकार है उसमें दिवाला और शोधन जो क्षमता है उससे संबंधित राष्ट्रीय कंपनी विधि जो अधिकरण NCLT होती है उसकी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की जाती है, और इनके निर्णय के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात गलत होगी इसकी। तीसरी बात है, इसमें दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है कितना? 90 दिनों की। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की बाह्य पद्धति नहीं है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बाह्य संरक्षण का अर्थ होता है कि वन्यजीव को उनकी प्राकृतिक आवास या पर्यावरण से बाहर संरक्षण करना और संरक्षण कार्य मानव की देखरेख में कैपेबिलिटी जो परिस्थिति है उसको ही किया जाना।
कभी कभी क्या आनुवंशिक या पारंपरिक कारक जैसे कि अंतःप्रजनन, ठीक है, प्रवास की जो क्षति, रोग की जो यहाँ पर अतिशोषण करना, वो सब यहाँ पर इसमें कम हो सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से इसका आंसर होगा, राइट। उदाहरण के लिए मान सकते हो वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, मछली घर, पार्क, कृषि अनुसंधान, वन केंद्र, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय क्षेत्रों का एक अद्वितीय और प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसे यूनेस्को के मानव बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है उसके प्रारूप के भीतर इसके मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों जितनी मैंने बताई सब याद रखना है। 39 का आंसर सी सही है। देखो सब इतने से काम नहीं चलेगा, किसने देखा आंसर वो इतना हो गया। जो मैं डीप से बातें बताता चलता हूँ, सब बातें आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है बात वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कन्वेंशन सीमाओं पर पार वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है और विशेष रूप से अम्लीकरण, सुपोषण और भूस्तरीय जो ओजोन है उसको उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है? क्या होगा आंसर? हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, राइट, 40वें का। तो देखो ये है क्या, गोटेनबर्ग जो प्रोटोकॉल है 1999, इसका उद्देश्य कि सीमाओं पार जो गुणवत्ता है वायु की उसकी सुधार करना और यूरोप के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक जो आयोग है उसकी कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज जो ट्रांस बाउंड्री उसके लेकर एयर पोल्यूशन को प्रोटोकॉल के रूप में शामिल करना, ठीक है। तो यहाँ से बात एक करेक्ट होगी, ठीक है। संशोधित गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है ये वर्ष 2019 से लागू है और विश्व में कहीं भी प्रमुख वायु प्रदूषक उत्सर्जन और विनियमित करने के लिए एकमात्र संस्था जो होता है उसकी बाध्यकारी क्षेत्रीय संधि है। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोलेगा ये जो प्रोटोकॉल है ये बाध्यकारी नहीं है बल्कि बाध्यकारी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और 2019 से लागू है, ठीक है। 19 और 6 25 इसका 6 साल पूरा हो चुका है, तो याद रखना है गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से 41 में बोला है जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय अनुकूलन कोष है उसके बारे में, इसे पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के परिणाम स्वरूप लॉन्च किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अपनाई गई यहाँ पर पर्यावरण और विकास रियो की घोषणा पर ही आधारित था, ठीक है। तो ऐसी बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, देखो ये जो लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। इसमें ये जो बता रहा है कि 1992 रियो में उसमें नहीं किया गया था, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि ये जो लॉन्च किया गया था रियो जो लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। और जो ये पूछ रहा है NAFCC ये 2015 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इस बात से ये गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय NAFCC की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। सेकेंड बात भी गलत क्योंकि यहाँ पर इस योजना के केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसको शामिल किया गया और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ना कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा 41 का डी करेक्ट है। 42 IMF की हालिया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसके अनुसार निम्नलिखित में से देशों को विश्व सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आंसर इसका पहले जर्मनी आएगा, ठीक है, उसके बाद भारत, राइट, उसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद जापान। तो यूनाइटेड किंगडम 3 उसके बाद जापान 2 1 3 4 यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भारत क्या है, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पर बन गया। इसको लेकर के यहाँ पर स्टेटमेंट जो मैच किंग यहाँ से ये सही होगा। 2 1 3 4 मतलब 2 1 3 4 2 1 4 3 होगा। पहले क्या बोला था मैंने, पहले बोला है जर्मनी, उसके बाद भारत और उसके बाद आपका हो जाएगा जापान, है ना, जापान। हाँ ठीक है, ऐसे जापान होगा। पहले फिर से मैच कर लेते हैं 2 1 4 और 3 ये चीज स्टेटमेंट होगा यहाँ से, ठीक है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही होगा। IMF के अनुसार भारत की GDP वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन है। 2015 में भारत की GDP 2.1% थी, या ट्रिलियन थी। और जब यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई तभी यहाँ पर इसमें रिपोर्ट के अनुसार उच्च विकास दर के कारण भारत की GDP है 2028 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ पर जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। थोड़ा डेटा पर आधारित है तो एक बार देखोगे तो इनके डेटा तो याद होगा आपको। 43 फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन के संबंध में विचार करना है। फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन उड़ान के दौरान केबल माध्यम से अपने बेस स्टेशन से जुड़े रहते हैं। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है।
अन्य ड्रोनों के विपरीत ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। सेकंड बात भी सही है, ठीक है। तीसरी बात, इनका उपयोग लंबी दूरी की निगरानी मिशन और सैन्य जो सर्वेक्षण उसमें व्यापक रूप से इसको करते हैं प्रयोग। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका व्यापक उपयोग यहाँ पर जो होता है जो लंबी दूरी को निगरानी करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इनका प्रचलन केवल की लंबाई है उस तक ही सीमित होती है तथा तैनाती निमित्त के बजाय विशिष्ट और मिशन के प्रति जानी जाती है। तो केवल 1-2 करेक्ट होगा। 43 का आंसर ए। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 44 का पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से गलत होगा ये, ठीक है। तो डी यहाँ से गलत है, इनमें से बोला है चारों में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पारिस्थितिक पिरामिड के पर विचार करना है। परजीवी खाद्य सुरक्षा श्रृंखला में संख्या का पिरामिड बोला है कि पिरामिड विचार करना है। इसमें से परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड, ठीक है। पहला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, घास के मैदान में वन जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जैवभार बायोमास पिरामिड। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि पूछा कितने पिरामिड समानता उल्टे होते हैं। तो पहला बात उल्टा है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो बोला है ये सीधा होगा, उल्टा यहाँ पर नहीं होता है, राइट। तीसरी बात, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार बायोमास पिरामिड, ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें सही है। क्वेश्चन 46 है, हाल ही में इजराइल ने हुदैदा और अल सलीफ बंदरगाह पर हमला किया था। यह बंदरगाह किस समुद्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर ए, लाल सागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 47, निम्नलिखित में से गिद्धों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर हिमालय गिद्ध, हिमालयन वल्चर, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला समान तौर पर पादप और प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन है उससे शुरू होती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, खुले महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में अप्रत खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रकार यहाँ पर जो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में अपरजित श्रृंखला होती है मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष रूप से गहरे महासागर में बेंथिक क्षेत्रों में नहीं, तो यहाँ से गलत होगा। और पूरी तरह से अनुपस्थित भी नहीं होगी, ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ होती है, इसमें अनुपस्थित पूरी तरह से नहीं होती है। चारण श्रृंखला या चारण खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक जूटोप्लांक्टन प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में काम करते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर 13 करेक्ट है। 48 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 49, निम्नलिखित पर विचार करना, पवित्र उपवन और राज्य। देखते हैं इसको। पहला, सरना बिहार, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। लाई उमंग मणिपुर, सही है। तीसरा, ओरण राजस्थान, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 49 का आंसर यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विचार करना। किसी अभ्यारण्य में अंतर्गत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। पहला क्या होगा, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर या के अंदर राज्य की जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है उसके द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधि को छोड़कर किसी भी मानवीय गतिविधि को अनुमति नहीं होती है। ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों में व्यापक स्तर पर संरक्षण प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राज्य की जो मुख्य वन्यजीव हैं वार्डन उसके द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधि को छोड़कर किसी भी वन गतिविधि को अनुमति नहीं होती है। ये उद्यान में केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों का ही दौरा यहाँ पर किया जा सकता है और केवल राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत गतिविधि पर अनुमति प्राप्त होती है। दोनों बातें सही है। 50 का आंसर सी। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 8वां है विजन है इसका 50 क्वेश्चन करें, 50% क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए, ठीक है। अब पार्ट 2 में कवर करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। ये कल करेंगे और इसके साथ ही कल स्टार्ट करेंगे, हो सकता है दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 1 जो क्लासेस में टेस्ट चलते हैं वो, ठीक है। एक बात और, ये सब होने के बाद जो मेंटरशिप यहाँ पर चल रहा है यूपीएससी का अपना यूकेटी का मेंटरशिप चल रहा है, इसमें यहाँ पर क्या है आपको टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। टॉपिक समझाए जाते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने
उसके बाद इसको मेंस के आंसर को कैसे लिखने, मेंस के आंसर बताते हैं कैसे कैसे आपको मेंस के आंसर लिखने, कम से कम 4 से 5 आंसर, ठीक है। उसके बाद उसी में प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसी मेंस के टॉपिक में, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है कि जो मेंस के टॉपिक है उससे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में निकालना है। तो वहाँ से क्वेश्चन भी मैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक पे निकालता हूँ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाके ये सब भी देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, आपको शो रहा होगा ये, है ना, यहाँ से देख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हो आप, और आंसर राइटिंग करने के लिए आप अपना भेज सकते हो टेलीग्राम पे। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।